नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यूज़ एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कि जो संडे का एडिटोरियल है वो नहीं आता है। ओके, तो इसलिए जो है संडे को हम विराम देंगे डिस्कशन को। तो इस दिन आपने क्या करना है, जो पिछले हफ्ते जितनी भी हमने डिस्कशन की है उसकी आपने रिवीजन करनी है अच्छे से, और जहाँ जहाँ भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पीआईबी शुरू करते हैं। और पीआईबी के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि पीआईबी डेली जो है भारत सरकार इसके प्रेस रिलीज करती है, तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं, तो एक भी दिन इसका मिस हम नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये न्यूज़ जो है पीआईबी जो है आपको डेली मिलेगी। ओके, आज थोड़ा लेट हो गया, नेक्स्ट संडे जब आएगा तब आपको पीआईबी जो है वो सुबह ही मिल जाएगी, जब आपको एडिटोरियल्स जब मिलते थे। ओके, और संडे को मैं कोशिश करूंगा साथ ही साथ संडे के संडे जो है योजना मैगजीन जो है उसकी भी हम डिस्कशन शुरू करें। उसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। ओके, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत सारा कंटेंट वहाँ से हो जाता है। तो चलिए अभी पीआईबी शुरू करते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहली न्यूज़ है वो है ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020। ये जो मीटिंग है पिछले 15 सालों से हो रही है भारत में। तो यहाँ पर स्पेशली जो है जो बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं हेल्थ और डेवलपमेंट के सेक्टर में, इनको जो यहाँ पर जो है डिस्कस किया जाता है, उसके सॉल्यूशंस जो है निकाले जाते हैं। अभी 19 से 21 अक्टूबर के बीच में ये चलेगी, 3 दिनों की ये वर्कशॉप होगी, मीटिंग होगी। ओके, तो यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी तरीके से जो है ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले जाएं। ओके, तो इंडिया फॉर द वर्ल्ड फ्रेम के तहत ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो इस एनुअल मीटिंग में जो पार्टिसिपेट करते हैं बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वर्ल्ड के एमएनएस साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जो इस मीटिंग में आके डिस्कशन करते हैं। अभी फिलहाल जो डिस्कशन चल रही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनका टारगेट था कि 2030 तक सभी कंट्रीज जो यूएन मेंबर्स हैं वो इन 17 गोल्स को जो कि कवर करेंगी, ओके, अचीव करेंगी। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते थोड़ा सा ये टफ हो गया है, चैलेंज ज़्यादा हो गया है। तो यहीं पर ये इसकी बात का सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा रहा है कि कैसे मैनेज करें, क्या सोल्यूशन निकालें। तो यहाँ पर 1600 जो लोग यहाँ पर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 40 कंट्री से, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ओके, जो ये मीटिंग हो रही है अभी इंडिया में ये कंडक्ट होती है। ओके, और 3 दिनों की ये जो है वर्कशॉप चलती है। सो आगे अगर मैं बात करूँ, जो इसके को होस्ट हैं इस मीटिंग के, वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नीति आयोग। इसके साथ ही साथ ग्रैंड चैलेंजेस कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम। ओके, सो ये सभी एजेंसीज जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, यहाँ पर को होस्ट कर रही हैं। तो इंपॉर्टेंट है मीटिंग के बारे में, इंडिया में मीटिंग जो है कंडक्ट हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो बात की गई है वाटर कंजर्वेशन के तहत, अच्छी बात है। यहाँ पर जो गडकरी जी हैं, ओके, जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में, तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बुल्धाना पैटर्न है ना वाटर कंजर्वेशन का, वो अभी नेशनल रिकॉग्निशन जो है वो बनता जा रहा है। तो नीति आयोग जो है अभी प्रोसेस में लगा हुआ है कि इसको जो नेशनल पॉलिसी ऑन वाटर कंजर्वेशन है उसके तहत जो है फॉर्मुलेट किया जाए। तो ये है क्या बुल्धाना पैटर्न? एक्चुअल में यहाँ पर महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, बुल्धाना, और वो वहाँ पर क्या हो रहा है कि 225 लाख क्यूबिक मीटर जो मिट्टी है ना उसको यूज़ किया गया नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मिट्टी लगती है सड़क बनने के लिए, तो वहाँ पर जो गड्ढा किया जाएगा, किसी न किसी जगह से तो गड्ढा किया जाएगा ना जहाँ से मिट्टी निकाली जाएगी। तो वहाँ पर अभी जो है उस गड्ढे में जो है 22,500 क्यूबिक मीटर वाटर जो है स्टोरेज, उसकी जो है स्टोरेज हो सकती है। ओके, बारिश का पानी आएगा तो स्टोर होगा, तो जब धीरे धीरे पानी जो है नीचे चला जाएगा ग्राउंड वाटर में, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो इसमें एक चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई यहाँ पर अलग से पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट जो उनका विदर्भ का रीजन है वहाँ पर सूखा पड़ता है, तो वहाँ पर खुद से पैसे खर्च के जो है ये पॉन्ड बना रही है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ये हो, और जो वहाँ के सूखे ग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर पानी की किल्लत जो है वो कम हो। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से पैसे खर्च रही है। तो यहाँ पर देखो, स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जैसे पॉन्ड जैसे तालाब हमने बनाने हैं, गहरे तालाब। तो नेचुरली जब हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पर भी इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया। तो यहाँ पर गडकरी जी ने इसको जो है पॉइंट आउट किया, अच्छी बात बोली है कि अभी इस ऐसे प्रोसेस को पूरे
इंडिया में जहाँ जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। कॉस्ट एफिशिएंट है, फालतू का खर्चा नहीं आ रहा है। एक बार खर्चा तो सरकार कर ही रही है, मिट्टी तो वैसे भी उखाड़नी है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है अभी उसको भरा नहीं जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा कि पानी का जो कंजर्वेशन है वो हो सके। इसके साथ ही साथ एक और पैटर्न है, वो भी महाराष्ट्र में, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है तमसवाड़ा पैटर्न। ओके, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नागपुर और वर्धा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये पैटर्न चलाया जा रहा है, ये भी वाटर कंजर्वेशन पैटर्न है, जहाँ पर जो रेन वाटर है जो है वो उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। तो अच्छी बात है। ओके, पानी की जो किल्लत आती है उससे जो है यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। अगर पूरे भारत में ऐसा होता है जहाँ जहाँ पर पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, खासतौर पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा पानी जो है यूज़ होता है। इतने हाउस होल्ड यूज़ नहीं करते पानी जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे पैटर्न आएंगे तो अच्छी बात है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बनेगा। हमें खुद भी जो है बारिश जो बरसात आने से पहले पहले ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो है अपनी सोसाइटी के बेसिस के ऊपर भी करने चाहिए, जहाँ पर लगता है कि पानी की किल्लत है। अगर नहीं भी हो, पानी का लेवल तो फिर भी नीचे जा ही रहा है, अगर किसी के पास पानी अवेलेबल भी हो, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट लगाने चाहिए। ओके, तो अच्छी बात है ये। सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से, यहाँ पर साइंस सोसाइटी सेतु फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये एक वेब क्लिनिक सीरीज चलाई गई है बाय साइंस फॉर इक्विटी पावरमेंट डेवलपमेंट डिवीजन। ओके, तो इसको सीड भी बोलते हैं, ओके, सीड डिवीजन भी बोलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये होता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो नॉलेज है, ओके, सो अब हमारे पास जो है क्लियर पिक्चर होनी चाहिए नॉलेज के बारे में, जो साइंस में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बच्चों को दे रहे हैं, ओके, जहाँ हम अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं, तो क्लियर पिक्चर हो, ओके, कि जो नॉलेज है क्या रेलेवेंस है। ओके, जैसे अभी देखो किताबों में हम साइंस पढ़ाते हैं बच्चों को, बेसिक साइंस है, चाहे 9th है चाहे 10th की है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो उससे कहीं आगे चली गई है ना। ओके, बेसिक वो है, अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी वो बहुत आगे चलेगी। तो हम जो है हमारा सिलेबस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे नहीं है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि रेलेवेंस है नॉलेज जो बच्चों को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं। ओके, सो जो क्रिएटर्स हैं, जो टेकर्स है उस नॉलेज के, ओके, क्रिएटर्स है जो किताबें बना रहे हैं, टेकर्स जो बच्चे हैं नॉलेज के, ओके, जो नॉलेज आ रही है, जो एफर्ट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, ओके, क्या वो हम आने वाले समय में अपनी सोसाइटी को एम्पावर कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क किया गया है। तो इसी के ऊपर ये जो है वेब सीरीज चलाई गई है, अच्छी बात है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना बच्चे का। अगर ऐसी कोई हम सेमिनार चला रहे हैं ना, तो बच्चों को अगर यहाँ पर बात बता रहे हैं तो उनका साइंटिफिक टेम्पर बढ़े, मतलब वो क्वेश्चन मार्क करें, अगर फलानी चीज़ है तो कैसे है, ओके, फलानी चीज मशीन चल रही है तो कैसे चल रही है, कैसे वर्क कर रही है, मोटर कर रही है तो मोटर के अंदर वाइंडिंग है तो कैसे वो करंट को पास कर रही है, तो कैसे जो है वहाँ पर रोटेशन हो रही है मोटर की, रोटर की। ओके, तो ये यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो वोकल फॉर लोकल अप्रोच ये चलाई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोकल फॉर लोकल अप्रोच। सो इससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक्नोलॉजी का है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आगे बढ़ा रहा है। तो साथ ही साथ पार्टनरशिप भी है DST के साथ, तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर इंडिया, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल, WWF इंडिया, फिक्की, हेस्को, तो ये सभी जो है सेक्टर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर खास तौर पे जो 4 पिलर हैं आत्मनिर्भर भारत के यहाँ पर बोले गए हैं, एग्रीकल्चर, लाइट सेक्टर, MSME, इकोनॉमिक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रॉस सेक्टर एरियाज, यहाँ पर फोकस करके यहाँ पर चला जाएगा। सो आगे जो न्यूज़ है यह है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से ही। तो यहाँ पर जो एक शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी है, तो यहाँ पर उन्होंने बात बोली है, डेमिस्टिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लास टू क्रिस्टल कैन हेल्प डिस्पोज लिक्विड न्यूक्लियर वेस्ट सेफली। तो ग्लास में ही यहाँ पर जो है थोड़ी सी रिसर्च करके जो कांच होता है, तो वहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि उसका जो डिस्पोज लिक्विड है, ओके, सॉरी, जो उसको हम क्रिस्टल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं ग्लास को, छोटा सा छोटा जो क्रिस्टल है, उससे आने वाले समय में जो न्यूक्लियर का वेस्ट होता है, लिक्विड न्यूक्लियर का वेस्ट होता है, उसको अच्छे से हम डिस्पोज कर सकते हैं, हेल्प कर सकता है उसमें। जो ग्लास होता है एक नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ऑफन ट्रांसपेरेंट होता है, अमॉर्फस उसको सॉलिड बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं, और ज़्यादातर ये बनता है रैपिड कूलिंग के प्रोसेस से गुजर के। ओके, मोल्टन जब पिघलाते हैं फिर बाद में इसकी रैपिड कूलिंग होती है, जब ठंडा होता है अच्छे से फिर ये बनता है, अपनी फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस आती हैं इसके प्रोसेस के दौरान। जब मोल्टन ग्लास जो होता है वो थोड़ा सा टूटने की कोशिश करता है, ओके, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रिस्टल के अंदर। ओके, मतलब ये मोल्टन जब स्टेज होती है उसी में स्टेज के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है क्रिस्टल की फॉर्म में। ये जो क्रिस्टल फॉर्म होता है बहुत स्टेबल होता है
और एक अवॉइडेबल प्रोसेस होता है जिसको हम डिविट्रीफिकेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है डिविट्रीफिकेशन, ओके, ग्लास से रिलेटेड है, इसको याद रखना है। तो साइंस के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर डिविट्रीफिकेशन एक साइड पे लिख देंगे, बोलेंगे मैच द फॉलोइंग, किसके साथ है, ग्लास के साथ है, वुड के साथ है या सॉइल के साथ है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ओके। सो आगे बात बोली है कि जो डिविट्रीफिकेशन का प्रोसेस है बहुत ही पूरली अंडरस्टैंड किया गया था बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा, क्योंकि एक बड़ा एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, इसके लिए इसको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट था, ओके। बट अभी जो साइंटिस्ट जो है विजुलाइज कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए जा रहे हैं, इसके ऊपर जो एक अच्छा स्टेप जो है इसको कर रहे हैं कि इसको क्या समझेंगे, क्या इसका प्रोसेस है, कहाँ पर हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। सो दिस कुड हेल्प अवॉइड डिविट्रीफिकेशन इन प्रोसेस ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज। तो जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भी जो है ये डिविट्रीफिकेशन होती है, तो अगर इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा आने वाले समय में, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंस है इसकी हमारे सेक्टर्स के लिए। सो दिस इज़ बिकॉज जो अमॉर्फस ड्रग होता है वो डिजॉल्व ज़्यादा जल्दी होता है डिविट्रीफिकेशन होने के बाद, इंश्योर करता है कि इट रिमेन्स अमॉर्फस ही उसको रखने की कोशिश करता है, और जब भी इसको हम स्टोर करते हैं उस समय के दौरान। तो यहाँ पर जो रिसर्चर्स की टीम है वो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज रिसिप्ट इन फिजिक्स साइंस 2020, तो प्रोफेसर है जिनको ये मिला था प्राइस, ओके। ये साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए मिलता है, आगे मैं बताता हूँ किन किन के फील्ड्स में ये जो प्राइज़ दिया जाता है। तो ये अवॉर्डी हैं जिनका नाम है प्रोफेसर राजेश गणपति, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये जो रिसर्च सेंटर है ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ये कोई एपेक्स या स्टैट्यूटरी बॉडी जो है नहीं है। तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। तो आगे बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ के बारे में। ये जो प्राइज़ है इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ओके, एक साइंस अवार्ड है इंडिया में, ओके। एनुअली इसको प्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है, ओके, बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके। तो ये इस संस्था के द्वारा दिया जाता है जिन्होंने अच्छी रिसर्च की हो, आउटस्टैंडिंग रिसर्च की हो, अप्लाइड और फंडामेंटल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड फिजिक्स। तो इन सभी फील्ड्स के लिए ये जो है अवार्ड दिया जाता है। तो अभी 2020 में अभी लेटेस्ट जो है प्रोफेसर राजेश गणपति जी को मिला है। सो आगे जो न्यूज़ है ये है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की ओर से। यहाँ पर बात बोली गई है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है 7 मोर स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज सेलेक्टेड फॉर अपग्रेडेशन टू खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ओके। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी अपग्रेड किया है सेंटर्स को, ओके। तो टोटल ऑफ अभी 9 स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज टू द खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलेंस अंडर खेलो इंडिया स्कीम। तो खेलो इंडिया स्कीम के तहत जो है यहाँ पर अपग्रेडेशन की गई है, यहाँ पर फंड जारी होता है अलग अलग स्टेट्स को। तो अभी के जो स्टेट्स हैं अभी जहाँ पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ यूटी है, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अच्छी अप्रोच लेकर चल रही है कि ग्रास रूट लेवल तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए इन पैसों से, ताकि जो कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ जो हमारे अच्छे खिलाड़ी हैं उनके लिए, और आगे उनको तैयार किया जाए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके कि अच्छा टैलेंट आगे आए, कंट्री का नाम रोशन हो। खासतौर के जो ओलंपिक्स गेम्स होती हैं, इंडिया की हमेशा से ख्वाहिश रहती है कि ओलंपिक्स गेम्स में अच्छा परफॉर्म करें हमारे बच्चे, लेकिन नहीं हो पाता है। चाइना बहुत आगे निकल गया है, चाइना ने यूएस को भी पछाड़ दिया है, ओके। तो यूएस और चाइना दोनों में टक्कर रहती है। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो मैडनेस आ जाती है वो क्रिकेट की गेम देकर ही आ जाती है, ओके। क्रिकेट अगर शुरू होती है, इकलौती गेम है, एक जो नेशनल गेम है उसके ऊपर भी भारू है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये हमें सोचना चाहिए, अलग अलग जो गेम्स होती हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा सच है कि यहाँ पर जो जिनके पास टैलेंट होता है इंडिया में, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर इंडिया जो है पीछे हट जाता है। तो जब तक अच्छी फैसिलिटी हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी तो नहीं बढ़ सकते आगे। सरकार को यहाँ पर कोशिश करनी होगी। तो सरकार भी बहुत कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत ह्यूज फंडिंग की ज़रूरत है अगर हमने चाइना को काउंटर करना है ओलंपिक्स में, अगर चाइना से आगे निकलना है ओलंपिक्स में, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेके आने हैं। तो आप देखो गोल्ड मेडल अभी अभिनव बिंद्रा को मिला था 2008 के ओलंपिक्स में। तो वो भी एक रिच घराने से आते हैं, तो इसलिए उन्होंने, उनकी शौक था प्रैक्टिस करना, तो उन्होंने की और गोल्ड मेडल आ गया, ओके। तो बाकी जो सिल्वर आते हैं, जैसे बहुत सारे पहलवान भी गए थे हमारे यहाँ पर हरियाणा से, ओके, बहुत स्ट्रगल करके आगे पहुँचे हैं वो।
कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग मतलब उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं और अपना जो बेस्ट देते हैं। ओके, लेकिन अपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म ही मिल जाए कि यहाँ पर तैयारी कहाँ पर यहाँ तैयारी किस जगह पर करें, कहाँ पर करें, तो वहाँ पर सरकार सपोर्ट करती है, लेकिन अभी ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर चाइना और यूएस लेवल तक की बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो खेलो इंडिया स्कीम है, ये प्रोग्राम जो था, इसका मेन मकसद यही था कि जो ग्रास रूट लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाए हमारे जो खिलाड़ी हैं, ओके, उनके लिए आने वाले समय में अच्छे जो स्टेडियम्स हैं, ओके, इसके अलावा जो किट्स उनको चाहिए वो सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए। तो इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ पर खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या क्या कौन कौन से सेक्टर्स में यहाँ पर हमने डेवलपमेंट करनी है। यहाँ पर प्ले फील्ड डेवलपमेंट करनी है, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट करनी है, ओके, इसके अलावा स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर बनाने हैं, एनुअल स्पोर्ट कंपटीशन करवाने हैं, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट करवानी है, यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, support to national, regional, state sports academies, physical fitness of school children, sports for women, promotion of sports amongst people and disabilities, sports for peace and development, promotion of rural and indigenous tribal games। तो ये सारे 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं खेलो इंडिया स्कीम के तहत। यहाँ पर सरकार कोशिश करती है पैसा लगाए और किसी ना किसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड कराए। तो आज के पीआईबी में इतना ही है। सारी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर कवर की हैं आज के पीआईबी की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा। ओके, तो ये जो क्वालिटी अगर आपको लेक्चर में लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।